दोस्तों, तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 15 जिसका नाम है कुछ प्राकृतिक परिघटनाएं। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। तो कुछ प्राकृतिक परिघटनाएं जो हैं वो इस चैप्टर के अंदर हम कुल 2 परिघटनाओं के बारे में हम देखेंगे। कौन कौन सी? पहली है तड़ित या जो बिजली जो गिरती है आकाश से उसके बारे में, और दूसरा हम पढ़ेंगे भूकंप के बारे में। तो पहले हम किसके बारे में पढ़ना शुरू करेंगे? तड़ित के बारे में। तड़ित या जो बिजली जो गिरती है, इसको पढ़ने से पहले हमें यह जानना जरूरी है कि आवेश जो होते हैं वो किस प्रकार से जो है तड़ित या बिजली को पैदा कर सकते हैं, तो तभी हमें तड़ित को अच्छे से समझ सकते हैं। तो इसमें पहले बताया गया है कि जैसे विद्युत के तार ढीले हो जाने पर आपने विद्युत खंभे पर चिंगारियां देखी होंगी। यह परिघटना उस समय बहुत अधिक हो जाती है जब पवन तेजी से चलने पर तार हिलते डुलते हैं। इसका अर्थ यह है कि जब भी क्या होता है कि कोई हवा जब तेजी से चल रही होती है, तब तो तार जो होते हैं दोनों आपस में कोई संपर्क में आते हैं, तब हम देखते हैं कि हमें एक चिंगारी सी दिखाई देती है। उसी प्रकार से हम सॉकेट के अंदर जो प्लग जब ढीले हो जाते हैं तो उस समय भी कई बार क्या होता है, चिंगारियां देखने को मिलती हैं। तो इसका कारण ये होता है कि वहां क्या होता है कि जो 2 आवेश जो होते हैं असमान, वो क्या होते हैं कि आपस में मिलना शुरू हो जाते हैं। तो उस समय चिंगारी के रूप में प्रकाश में दिखाई देता है। और जो तड़ित जो है वो भी एक विशाल स्तर की क्या है, विद्युत चिंगारी ही होती है। तो इससे पहले हम जो पढ़ेंगे विद्युत तड़ित के बारे में, इससे पहले हम पढ़ेंगे कुछ आवेशों के बारे में। जैसे आवेश जो है वो पैदा कैसे किए जाते हैं, या आवेशन जो है वो होता कैसे है। तो आवेशन का तरीका होता है एक रगड़ द्वारा, अर्थात यदि किन्हीं 2 वस्तुओं के बीच में यदि हम संपर्क करा करके और उनके बीच में यदि रगड़ पैदा करते हैं तो उससे उन वस्तुओं में आवेशन हो जाता है। जैसे कि जब प्लास्टिक की रिफिल को पॉलीथीन के साथ रगड़ते हैं तो यह विद्युत आवेश अर्जित कर लेती है। इसी प्रकार जब प्लास्टिक की कंघी को सूखे बालों से रगड़ते हैं तब यह भी कुछ विद्युत आवेश अर्जित कर लेती है। इन वस्तुओं को आवेशित वस्तुएं उसके बाद में कहा जाता है। जैसे क्या होता है कि जब हम बालों के अंदर लगातार जब हम कंघी को रगड़ते हैं तो उससे क्या होता है कि प्लास्टिक की कंघी और बाल दोनों के ऊपर क्या होता है कि आवेश आ जाते हैं। उसी प्रकार से जब कोई हम रिफिल जो होती है पेन की, उस पेन की रिफिल को जब हम प्लास्टिक के ऊपर जब हमें कुछ समय तक उसको हम रगड़ते हैं तो वो उसमें क्या है, कुछ आवेश आ जाते हैं और वो आवेशित हो जाती है। रिफिल तथा प्लास्टिक की कंघी को आवेशित करने की प्रक्रिया में पॉलीथीन जिससे हमने रिफिल को आवेशित किया था और बाल जिससे हमने कंघी को आवेशित किया था, ये दोनों भी क्या हो जाते हैं, आवेशित हो जाते हैं। आवेशों के प्रकार तथा उनमें अनन्य क्रियाएं। देखिए बच्चों, आवेश जो है वो मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं हमेशा। एक तो होता है धनात्मक आवेश, एक होता है ऋणात्मक आवेश। आवेश जो है वो किस प्रकार से अनन्य क्रिया कर सकते हैं? तो अनन्य क्रिया ये होती है आवेशों की कि जो समान आवेश जो होते हैं वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और असमान आवेश जो होते हैं वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। जैसा कि यहाँ चित्र में दिखाया गया है कि जब हम क्या करते हैं कि इन 2 गुब्बारों को, जो प्लास्टिक के जो गुब्बारे जो हैं उनको जब हम क्या करते हैं, रगड़ द्वारा आवेशन पैदा करते हैं और बाद में यदि उनको हम संपर्क में लाने का जब हम प्रयास करते हैं तो वो क्या करते हैं, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, क्योंकि इन दोनों पर समान आवेश आता है और समान आवेश जो होता है वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करता है। इसी प्रकार से पेन की दो रिफिल जो थी जिनको हमने आवेशित किया कि एक रिफिल को एक अलग प्लास्टिक से, दूसरी रिफिल को अलग प्लास्टिक से, और उसके बाद में दोनों रिफिल को जब हम संपर्क में जब लेकर के आते हैं तो रिफिल जो होंगी वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगी, क्योंकि रिफिल जो होती है उसके ऊपर क्या होगा, दोनों पर एक समान आवेश होगा और एक समान आवेश जो है वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेगा। लेकिन इसी की जगह यदि हम अब क्या करें कि गुब्बारे को और रिफिल को, इन दोनों को जिन पर दोनों पर अलग अलग आवेश है, इनको यदि हम संपर्क में लेकर के आते हैं तो भी ये दूसरे को आकर्षित करते हैं। अर्थात असमान आवेश जो होते हैं वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं और समान आवेश जो होते हैं वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। यही इसके अंदर सब कुछ बताया गया है। आगे देखिए, आवेश का स्थानांतरण। आवेश जो है उसका स्थानांतरण हो जाता है किस प्रकार से, इसको हम एक प्रयोग के माध्यम से समझ सकते हैं। जैसे कि हम क्या करते हैं कि एक रिफिल को हम आवेशित करते हैं और जैसा कि इसमें आपको दिखाया गया है कि एल्यूमिनियम की 2 हम पट्टियां लेते हैं, इनको एक तार की सहायता से बांध करके एक हम जो जाड़ दिखाया गया है इसमें जब हम गत्ते की सहायता से इसको जब हम लटकाते हैं और उसके बाद इस रिफिल को इस धातु के तार से जब हम छूते हैं तब क्या होगा कि जो इस रिफिल के अंदर जो आवेश जो है वो इस धातु की तार द्वारा किस में आ जाता है, इन दोनों एल्यूमिनियम की पत्तियों के अंदर, और एल्यूमिनियम की पत्तियां जो होंगी इन दोनों में समान आवेश आएगा।
समान आवेश आने के कारण ये दोनों एल्यूमिनियम की पत्तियां जो हैं एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती हैं, अर्थात रिफिल से आवेश जो है वो स्थानांतरित होकर के किस में आ चुका है, एल्यूमिनियम की पट्टियों के अंदर। तो इस प्रकार आवेश का स्थानांतरण भी हो सकता है, यही इसमें बताया गया है। जैसे कि एल्यूमिनियम की पन्नी की पट्टियां पेपर क्लिप से होते हुए आवेशित रिफिल से आवेश प्राप्त करती हैं। याद रहे कि धातुएं विद्युत की अच्छी चालक होनी चाहिए, अच्छी होती हैं। समान आवेश वाली पट्टियां एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती हैं और वे फैल जाती हैं। इस प्रकार की युक्ति का उपयोग यह परीक्षण करने के लिए किया जाता है कि कोई वस्तु आवेशित है अथवा नहीं, और ऐसी युक्ति जो होती है उसे क्या कहा जाता है, उसे विद्युतदर्शी कहा जाता है। आगे देखिए, जैसे ही क्या होता है कि जो विद्युत पट्टियां जो हैं, जो हमने जो एल्यूमिनियम की जो पट्टियां जो हमने देखी, जो एक दूसरे को जो प्रतिकर्षित कर रही थी, जब इसको हमने रिफिल द्वारा उस धातु की तार को जब हम रिफिल द्वारा छूते हैं तो उसमें क्या हो रहा था कि जो पट्टियां एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रही थी। अब हम क्या करते हैं कि उस रिफिल को लगाए रखते हैं, लेकिन उसको यदि हम हाथ से जब छू लेते हैं उस तार को, तो क्या होता है कि वो रिफिल की पट्टियां जो होती हैं वापस संकुचित आ जाती हैं, अपने प्रारंभिक अवस्था में आ जाती हैं। इसका मतलब ये होता है कि जो हमने जब उसे हाथ से जब हमने छुआ उस तार को, तो आवेश जो है वो हमारे हाथ के माध्यम से जो है पुनः पृथ्वी के अंदर चला जाता है। तो इस कारण जो है वो अनावेशित हो जाती हैं और पट्टियां जो हैं वापस अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाती हैं। तो जैसे ही आप हाथ से पेपर क्लिप को स्पर्श करते हैं, पन्नी की पट्टियां सिमट जाती हैं। इसका कारण यह है कि स्पर्श करने पर पन्नी की पट्टियों का आवेश हमारे शरीर से होकर पृथ्वी में चला जाता है। तब हम कह सकते हैं कि पन्नी की पट्टियां अनावेशित हैं। किसी आवेशित वस्तु से आवेश को पृथ्वी में भेजने की जो प्रक्रिया जो होती है, इसे हम भूसंपर्कण कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, भूसंपर्कण। आगे देखते हैं तड़ित की अब क्या कहानी होती है। जो भी हमने रगड़ द्वारा आवेशन और कैसे भूसंपर्कण जो होता है, उन्हीं सब का हम अनुप्रयोग देखेंगे किसके अंदर, तड़ित के अंदर, कि तड़ित में ये सारी कहानी किस प्रकार से इसमें रिलेट होती है। तो तड़ित के समय क्या होता है कि गरज वाले तूफानों के बनते समय वायु की धाराएं ऊपर की ओर जाती है, जबकि जल की बूंदें नीचे की ओर आती हैं। इन प्रबल गतियों के कारण आवेशों का पृथक्करण होता है। जैसे क्या होगा कि जो हवा जो होगी वो तेजी से ऊपर की तरफ जाती है और जो जल की बूंदें जो होती हैं वो नीचे की आ रही होती हैं। तो उस समय उन दोनों के बीच में रगड़ के कारण उन दोनों में आवेशन हो जाता है। बादलों के ऊपरी किनारों के निकट धनावेश एकत्र हो जाता है तथा ऋणावेश बादलों के निचले किनारों पर संचित हो जाता है। जैसा कि इसमें दिखाया गया है कि बादलों के जो ऊपरी भाग जो है उसमें धनावेश संचित हो जाता है और निचला भाग जो है उसमें ऋणावेश संचित हो जाता है। अब ये धनावेश और ये ऋणावेश जो है उसके आने का एक कारण तो क्या रहता है कि हवा की जो ये गति थी, कि हवा जब ऊपर की तरफ जा रही थी और जल की बूंदें नीचे की तरफ आ रही थी, तो एक कारण तो ये होता है कि रगड़ द्वारा यहाँ आवेशन बन जाता है। दूसरा होता है कि ये जो बादल जो होते हैं उनकी एक दूसरे के ऊपर परस्पर जो गति जो होती है उससे भी रगड़ द्वारा इनके अंदर आवेशन पैदा हो जाता है। तब भी इनके ऊपर ये आवेशित हो जाते हैं कि ऊपर के बादल जो हैं वो धनावेशित हो जाते हैं और उनसे जो नीचे के बादल जो हैं वो क्या हो जाते हैं, ऋणावेशित हो जाते हैं। जब संचित आवेशों का परिमाण अत्यधिक हो जाता है तो वायु जो विद्युत की हीन चालक है, जैसा कि हमने पढ़ा भी है कि वायु जो होती है विद्युत की हीन चालक होती है, आवेश के प्रवाह को नहीं रोक पाती तथा ऋणात्मक तथा धनात्मक आवेश मिलते हैं और इस प्रकार प्रकाश की चमकीली धारियां या ध्वनि उत्पन्न होती है। और ये हमने पहले ही देखा है स्टार्टिंग में कि जब जिस प्रकार से सॉकेट जब ढीले हो जाते हैं या जब तारें जब आपस में टकराती हैं तो वहां विद्युत की चिंगारियां पैदा होती हैं, क्योंकि वहां असमान आवेश जो है वो एक दूसरे से मिलना शुरू हो जाते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पर धनात्मक और ऋणात्मक आवेश आपस में जब मिलना शुरू हो जाते हैं तो वहां पर भी एक चिंगारी के रूप में प्रकाश दिखाई देता है, जिससे हम क्या कहते हैं, तड़ित कहते हैं। इसे हम तड़ित के रूप में देखते हैं और इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, इस प्रक्रिया को हम विद्युत विसर्जन कहते हैं। तो ये थी बच्चों पूरी तड़ित की कहानी, किस प्रकार से तड़ित जो है वो उत्पन्न होती है। आगे है कि तड़ित जो जब गिरती है या बिजली जब गिरती है तो उसके बहुत सारे नुकसान होते हैं। तो इससे बचने के लिए क्या कुछ उपाय किए जा सकते हैं। तो क्या हो सकता है कि तड़ित के गिरने पर जीवन तथा संपत्ति की हानि होती है, अतः हमें अपने बचाव के लिए कुछ उपाय करने आवश्यक हैं। जैसे सबसे पहला है कि तड़ित से सुरक्षा, तड़ित एवं झंझा के समय कोई भी
खुला स्थान सुरक्षित नहीं होता। गरज सुनना किसी सुरक्षित स्थान पर तुरंत पहुंचने की चेतावनी है। अर्थात जैसे ही तड़ित जब गिरने वाली होती है तो सबसे पहला प्रयास ये करना चाहिए कि कोई खुले स्थान पर आप ना रहें, आप किसी बंद स्थान में आए, ताकि कोई भी प्रकार के जो अंतिम, और तब तक वहां से नहीं निकलना चाहिए, तब तक अंतिम गर्जन सुनने के बाद सुरक्षित स्थान से बाहर आने से पहले कुछ देर प्रतीक्षा करनी चाहिए। आगे देखते हैं। यदि कुछ ऐसी स्थिति है जहां की हम बाहर, यदि कोई आसपास ऐसी जगह नहीं है, बंद जगह, तब क्या कुछ हो सकता है? तब उस समय क्या करना चाहिए? उस समय जैसा कि आपको चित्र में दिखाया गया है कि कोई जमीन पर लेटना वगैरह नहीं चाहिए। उस समय अपने जो आपका जो क्षेत्रफल जो है जितना कम हो उसके, उस स्थिति में हमें बैठना चाहिए, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। और भी हम क्या प्रयास कर सकते हैं कि जो पेड़ वगैरह जो होते हैं उनके पास खड़ा नहीं होना चाहिए तड़ित के समय। तो ये कुछ तड़ित से बचने के कुछ उपाय हैं। आगे देखते हैं। घर के भीतर हम क्या ध्यान रख सकते हैं? घर के भीतर ये है कि जो टेलीफोन की जो तार वगैरह जो होती हैं, ठीक है, तो ऐसे टेलीफोन जिनमें तार वगैरह यूज में आती हैं, उनका हमें ज्यादा प्रयोग उस समय नहीं करना चाहिए जब तड़ित का कोई समय ऐसा चल रहा हो, या जैसे कोई उस समय जब कोई चक्रवात या ऐसी जब कोई स्थिति हो, या विद्युत वर्षा वगैरह की स्थिति हो, तो उस समय जो है तो तार वाले टेलीफोन जो है उनके उपयोग से बचना चाहिए। इसके अलावा यदि लगे कि तड़ित की संभावना है तो उस समय जो है कि जो चलता पानी जो है उसमें भी स्नान वगैरह नहीं करना चाहिए। तो ये कुछ उपाय अन्य किए जा सकते हैं तड़ित से बचाव के लिए। आगे है तड़ित चालक। इसमें क्या होता है कि जैसे तड़ित चालक एक युक्ति है जिसका उपयोग भवनों को तड़ित के प्रभाव से बचाने के लिए किया जाता है। किसी भवन के निर्माण के समय उसकी दीवारों में उस भवन की ऊंचाई से अधिक लंबाई की धातु की छड़ स्थापित कर दी जाती है। इस छड़ का एक सिरा वायु में खुला रहता है तथा दूसरे सिरे को जमीन में काफी गहराई तक दबा देते हैं, जैसा कि दिखाया गया है इसके अंदर। तो क्या होता है कि कोई भवन जो है, भवन के जो ऊपर का जो किनारा जो होता है उसमें एक धातु की तार लगा दी जाती है जो नीचे जमीन द्वारा जुड़ी रहती है। तब बाई चांस यदि कभी भी तड़ित जब गिरती है तो आप जानते हैं कि जो धातु जो होती है वो हमेशा आवेश के प्रवाह को आसानी से कर देती है। तब क्या होगा कि जैसे ही तड़ित जब गिरती है, बिजली जब गिरती है, तब वो बिजली जो है इस धातु के तार द्वारा जो है भूमि में चली जाती है। और ये जो प्रक्रिया जो है वो कौन सी युक्ति द्वारा की जाती है? तड़ित चालक द्वारा। यह पढ़ा हमने पहले तड़ित के बारे में। अब हम पढ़ना शुरू करेंगे भूकंप के बारे में। तो भूकंप का कारण क्या है? तो पृथ्वी एक खंड के रूप में नहीं है, अर्थात पृथ्वी एक पूरा खंड नहीं है, यह टुकड़ों के रूप में विभाजित है। प्रत्येक टुकड़े को प्लेट कहते हैं और ये जो प्लेट जो होती हैं वो निरंतर गति करती रहती हैं। जब ये एक दूसरे के ऊपर रगड़ खाती हैं अथवा टक्कर के कारण एक प्लेट दूसरी प्लेट के ऊपर नीचे चली जाती है तो इसके कारण भूपर्पटी विक्षोभ उत्पन्न होता है। कहने का मतलब यह है कि जो पूरी पृथ्वी जो है वो एक खंड के रूप में ना होकर के वो क्या है कि कुछ परतों के रूप में है, और ये जो परतें जो होती हैं वो निरंतर गति करती रहती हैं। जब भी ये परतें आपस में टकराती हैं तो क्या होता है कि एक परत दूसरी परत के नीचे जा सकती है। ऐसी स्थिति जब होती है तो उस समय को, उस स्थिति को हम क्या कहते हैं? भूपर्पटी विक्षोभ उत्पन्न हो सकता है और वो स्थिति हो जाती है भूकंप का कारण। तो भूकंप का जो कारण जो होता है वो क्या हो जाता है कि जो भूमि की जो परतें जो हैं, जो प्लेटें जो हैं, जिन परतों को हमने प्लेटों के रूप में कहा है, उनकी जो गति जो होती है, उनकी गति के या उनकी टक्कर के कारण जो है भूकंप आते हैं। भारत के अति भूकंप आशंकित क्षेत्र जो हैं वो कौन कौन से हैं? वो हैं कश्मीर, पश्चिमी तथा केंद्रीय हिमालय, समस्त उत्तर पूर्व, कच्छ का रण, राजस्थान तथा सिंध गंगा मैदान जो है वो अति भूकंप आशंकित क्षेत्र हैं। किसी भूकंप की शक्ति के परिमाण को रिएक्टर पैमाने पर व्यक्त किया जाता है। ये एग्जाम में कई बार पूछा भी जाता है कि किसी भूमि की शक्ति के परिमाण को कौन से पैमाने पर व्यक्त किया जाता है, तो उसको रिएक्टर पैमाने पर, ये रिएक्टर नहीं है, रिएक्टर है ये, तो उसे रिएक्टर पैमाने पर व्यक्त किया जाता है। अधिक विनाशकारी भूकंपों का रिएक्टर पैमाने पर परिमाण जो है वो 7 से अधिक होता है। यह भी एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि किस प्रकार का जो भूकंप जो है उसको अधिक परिमाण का भूकंप माना जाए। तो रिएक्टर स्केल के अंदर जिनका मान 7 से ज्यादा होता है उनको अधिक परिमाण का भूकंप माना जाता है। भुज तथा कश्मीर में आए दोनों भूकंपों का परिमाण जो था वो लगभग 7.5 से अधिक था।
तो वो अत्यधिक विनाशकारी भूकंप होते हैं जिनका परिमाण 7 से अधिक हो जाता है। और भारत के अंदर भुज और कश्मीर में जो भूकंप जो आए थे उनका परिमाण भी 7 से अधिक नहीं होकर के 7.5 से भी अधिक था। आगे देखते हैं भूकंप से बचाव। देखिए उचित यह है कि भवनों के ढांचे सरल हों ताकि वे भूकंप निरापद हों, अर्थात घरों के जो भी ढांचे वगैरह जो भी हों वो सिंपल होने चाहिए ताकि भूकंप जब भी आए तो उस समय जब बहुत ज्यादा हानि ना हो। अत्यधिक भूकंपी क्षेत्रों में भवन निर्माण में भारी पदार्थों की अपेक्षा मिट्टी अथवा इमारती लकड़ी का उपयोग अधिक अच्छा होता है। यदि ढांचा गिरे तो अत्यधिक हानि नहीं होती। अलमारियों इत्यादि को दीवारों के साथ जड़ना अधिक अच्छा होता है जिससे कि वे आसानी से न गिरें। दीवार घड़ी, फोटो फ्रेम, जल तापक आदि को दीवार में लटकाते समय सावधानी रखनी चाहिए ताकि भूकंप आने पर ये लोगों के ऊपर ना गिरे। तो ये कुछ भूकंप से बचाव हो सकते हैं। तो बच्चों ये था आपका चैप्टर जिसका नाम था कुछ प्राकृतिक परिघटनाएं, जिसमें हमने क्या कुछ पढ़ा है, जिसमें हमने पहले तड़ित के बारे में पढ़ा कि तड़ित जो है वो किस प्रकार से उत्पन्न होती है, तड़ित से किस प्रकार से बचाव किए जा सकते हैं। उसके बाद में हमने पढ़ा कि भूकंप जो है वो किस प्रकार से उत्पन्न होते हैं और भूकंप से किस प्रकार से बचाव किए जा सकते हैं। तो चलिए बच्चों मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू।